which has been a flagship program of the UP government and Chief Minister साहब ने और देश विदेश में प्रोग्राम की बहुत सफलता का गुणगान किया गया और वास्तव में सफल प्रोग्राम था भी। वो ऐसे ही कर्मठ ग्राउंड पे सजग ऑफिसर्स के नाते ही संभव हो पाया, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज जुड़े हुए हमारे फैकल्टी मेंबर्स और ये सबको ये भी बधाई देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपने एक पैशन है अपना देखा है जिसके लिए आप इतने प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और आगे के लिए आप लोगों ने बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही सुनहरे सपने देखे होंगे और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जरूर देना चाहूँगा। और मैं आपसे ये आग्रह जरूर करूँगा, प्लीज़ बिलीव इन योर आइडियाज। तो उस जो सिंसियरिटी हो या इनोसेंस आप आज रख रहे हैं, बहुत लोग कहेंगे, मुझे भी जब मैं सर्विस में आया था कि आप अभी तो जिस कुर्सी में हैं आप जो जिस तरह स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है आगे जाके बहुत बदलेंगे। तो मैं बहुत खुशी होती है मुझे कि अगर मैं नहीं बदलूं और उसी तरह के लड़कपन को, उसी तरह के नादानी को बरकरार मुझे नहीं बदलना है। तो जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके जोश हैं, जज्बा है, उसको ज़रूर रखिएगा। और ये एक बार आपने मान ली कि ये आइडिया मेरा है, मैं इस रास्ते में जाऊंगा, मैं इस सेक्टर में जाऊंगा, मैं इस दिशा में जाऊंगा, इस मंजिल की ओर जाऊंगा, तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं है। प्लीज़ बिलीव इन ड्रीम्स। जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, जिनसे मैं इंस्पिरेशन आपकी तरह ही लेता हूँ, वो उन सब की कहानियाँ आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है, दे हैव बिलीव्ड इन देयर आइडियाज, they have not regretted making mistakes, they have learned from their mistakes और कभी पीछे मुड़ के उन्होंने देखे। तो प्लीज बिलीव इन दोस आइडियाज। और ये इसलिए ज़रूरी है अभी, अगर आज की स्थिति आप देखेंगे, जो कोविड के पहले जो हिंदुस्तान में लास्ट 20-30 साल में हम 5% से 8% में वृद्धि कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप उस सेक्टर के काउंसिल की रिपोर्ट देखेंगे, रियल एस्टेट में 2 मिलियन जॉब्स की जरूरत है, 20 लाख से ज़्यादा लोग अगले 10 साल में चाहिए, ये उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट बताता है CBRE। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज की तारीख में अगले 20 साल में जॉब अपॉर्चुनिटीज 2 करोड़ है। मैं सच कह रहा हूँ, फिगर में गलती नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ है। हेल्थ केयर में जैक मा इंडिया में आता है, बोलता है कि अगर मैं किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो हेल्थ केयर इन इंडिया करना चाहता हूँ। हम लोगों का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, हेल्थ केयर पेनिट्रेशन अभी 3% है। अब सिविल एविएशन में देख लीजिए कि हम लोगों का अभी तक सिर्फ 3% पॉपुलेशन को हम रीच कर पा रहे हैं। उनकी संभावनाएं अपार हैं, बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यू नेम द सेक्टर, एनिमेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री अभी गेमिंग बनने वाला है और इंडिया में अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखेंगे तो वो बूम में है, अभी थोड़ा सा इसमें आया है, लेकिन रिलेटिवली आप देखेंगे और लॉन्ग टाइम होराइजन देखेंगे तो सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज आइदर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, फॉर पब्लिक सेक्टर जॉब्स और इवन फॉर इंडस्ट्री जॉब्स इज एनॉर्मस। तो अगर हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत सारे इस तरह के रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, कहीं हम लोगों को योगदान देने का भी अवसर मिलता है। हम समझते हैं कि ये दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर मैक्रो पिक्चर देखा जाए, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें जो नया सेक्टर है उभर के आ रहा है और आपके लिए अवसर उपलब्ध है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लाखों या करोड़ों में नहीं है और वहाँ हर तरह के एंटरप्रेन्योर के लिए, हर तरह के करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल के लिए अवसर हैं। लेकिन उसके लिए, और वो ये कॉमन है, चाहे वो क्रिकेटर हो या स्पोर्ट्समैन हो, एक्टर हो गया, जिसने अपने हुनर को सीख लिया, समझ लिया, दुनिया उसकी मुट्ठी में। ये तो किसी में भी काम में, मैं एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने प्रैक्टिस किया, MNC में देखा, मैं वहाँ भी देख रहा हूँ, सरकार में भी देख रहा हूँ। हालांकि जबकि माना जाता है कि सरकार में और जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें बैकवर्ड रहता है, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ कह सकता हूँ, मैं 7 जिला में रहा हूँ, मैं जिलाधिकारी के रूप में हम लोग बहुत बड़ी जिले की टीम को हम लोग लीड करते रहते हैं। हम देखते हैं जिस जिला स्तरीय अधिकारी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हो या पब्लिक रोल में हो या प्राइवेट रोल में, इसने अपने टैलेंट को सजा किया, जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली अपने आप के स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है, जो सीखने की चाहत रखना है, जो विलिंगनेस टू लर्न रख रहा है, जो हमेशा स्टूडेंट की तरह उसमें साझा हो रहा है और वो एक जज्बा बनाए रखा है, रीडिंग हैबिलिटी रख रहा है, अपने आप को एब्रेस्ट और करंट रख रहा है, उस आदमी के हाथ में पूरी दुनिया रह जाती है। तो मेरा आपसे बस आग्रह है सभी
विशेषकर छात्र छात्राओं से कि अपने माइंड को खोलिएगा। 3 से 6 महीने अपने आप को दीजिए कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आपका वाकई में ये पैशन है, किस तरह के पैशन और सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उनके गहराई में लेवल 5 पे, लेवल 1 पे नहीं, लेवल 5 पे आप उसकी गहराई से चिंतन करिए, अध्ययन करिए कि क्या क्या उस सेक्टर की बारीकियाँ हैं, उस प्रोफेशन की बारीकियाँ हैं और उसको आप समझ लीजिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक मुझे दिया गया है, तो मैं इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ 4-5 रोल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक थियरी, फर्म्स कैसे चलते हैं, कंपटीशन कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक प्राइजेस कैसे होते हैं, मोनोपोली कैसे होता है, ये सब थियरी है, वो सब बहुत बोरिंग है, मैं आपको उसमें नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन फर्म्स क्या कर रही हैं, मार्केट इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ मार्केट इकोनॉमी में। तो अगर आप देखेंगे तो बिजनेस आप जानना चाहेंगे कि अमेरिका में सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल कौन है, वो एक मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है। कैसे? क्योंकि फर्म्स को कॉम्पीट करके रखने के लिए। और ये अच्छी बात है कि जब मैं और दिनेश जी पढ़ रहे थे तो कोई भी फॉर्च्यून 500 की कंपनी इंडिया में नहीं थी। आज दुनिया की सबसे टॉप फॉर्च्यून 500 की हर कंपनी इंडिया में बेस बना चुकी है। ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ बैक ऑफिस नहीं, अपना सेल्स ऑफिस खोला हुआ है और यहाँ एक उनका टॉप 5 मार्केट्स में एक है इंडिया, और साउथ एशिया तो डेफिनेटली। और ये इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स यूरोप और अमेरिका से 2x 3x है, यानी 10, 15, 20 साल में वी विल बी ओवरटेकिंग द अदर मार्केट। एमर्जिंग मार्केट्स का एक स्टोरी उभर के आ रहा है। हालांकि अभी प्रोटेक्शनिज्म की वजह से उसमें थोड़ा ब्रेक आया है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कोई नहीं रोक पाएगा। आप पिछले 5000 साल की इसका इतिहास देख लीजिए मैनकाइंड का, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड को तोड़ नहीं पाया। भले ही कोई भी हो, भले ही किसी देश का सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट भी हो, उसको नहीं रोक पाएगा, उसको रिवर्स नहीं कर पाया। अलेक्जेंडर से लेके कोई भी इसको तोड़ नहीं पाया। इस समय का जो विक्टर ह्यूगो कहते हैं कि जिसका आइडिया का टाइम आ गया तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये दुनिया जो फ्लैट बनी हुई है कि अमेरिका बैठा आदमी एक फ़ोन करता है, फिर एक वहाँ पे एक कॉल सेंटर में डाइवर्ट होता है कॉल बेंगलोर या हैदराबाद को, वहाँ एक इंडियन आदमी अमेरिकन एक्सेंट में जवाब देता है और उसके बाद वो चाइनीज़ फैक्ट्री हो एडवाइस जाता है और वहाँ से सप्लाई होता है। पूरा सप्लाई चेन जो दुनिया में बना हुआ है उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें हैं, फॉर्म्स में अपॉर्चुनिटीज खुले हुए हैं। एक तरफ इंडस्ट्री तड़प रही है कि मुझे टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे। मैंने अभी तक एक टैलेंटेड जिसने अपना हुनर को मास्टरी कर लिया उसको अनएम्प्लॉयड नहीं देखा। और एक तरफ है कि हमारे नौजवान लोग इनएडिक्वेट करियर गाइडेंस की वजह से, इनएडिक्वेट जानकारी की वजह से, हालांकि आजकल तो हमारे टाइम पे गूगल नहीं था, हमारे टाइम पे विकिपीडिया नहीं था, जब हम लोग स्कूल में, हम लोग कॉलेज में थे। तो अभी तो क्लिक ऑफ द बटन में हर कैरियर के बारे में हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है और उसका एक्सेस करना आवश्यक है। तो एक गैप है और ये गैप जो पूरा करना है, एक तरफ इंडस्ट्री है और एक तरफ आप लोग और हम लोग सभी हैं, उनको कैसे ब्रिज करना है। सरकार अपना रोल जरूर प्ले करेगी, लेकिन आप ब्रिज करने के बारे में आप करिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। इसी तरह जब ये सारे चीज़ें आप कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको ज़रूर करना है। आप किसी भी धारा से जुड़े हों, हो सकता है कि आपके दिल में, हम सब लोग कार्ल मार्क्स को दिल में लेके घूमते हैं कि भले ही हम लोग कितना भी मार्केट ओरिएंटेड बन जाए, हम लोग चाहते हैं कि इक्विटी रहे समाज में, एक समानता रहे, आर्थिक समानता रहे, सबको अवसर की समानता मिले, उनको अपने सपने पूरा करने का मिले, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, हर एक चीज़ में मिले। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं खोना है। इसमें बहुत सारे थियरीज हैं, उसमें मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने मिल्टन फ्राइडमैन या कीन्स, इन सब की थियरीज के बारे में अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में डाला, जिसमें अभी आप उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 60 डिपार्टमेंट्स हैं, भारत सरकार में 60 से अधिक डिपार्टमेंट हैं, और आप हैरान होंगे कि जापान में और यूएस में सिर्फ 15 सरकारी डिपार्टमेंट। सो गवर्नमेंट डजंट हैव द बिजनेस टू बी इन बिजनेस, दे हैव टू स्टे आउट। तो वहाँ पे मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उसके अपने इंडिया, हम लोग अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं आज़ादी के बाद, तो हमारे अपने लिमिटेशन है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दी एक्सट्रीमली डाउन ट्रॉडन पुअर, इसीलिए गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफ़र या टैक्स
रेवेन्यूज़ के माध्यम से करना है और सबसे कमज़ोर वर्ग का ख्याल रखना है। इसलिए हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है और सारा चीज़ इसी के लिए गेयर्ड है। और हम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट का फैसिलिटेटिंग रोल पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी इज टेकिंग ओवर। बहुत सफलता की कहानियाँ हैं। 20 साल पहले अगर कोई हमें और दिनेश जी को कहता कि इंडिया में 1 बिलियन टेलीफोन कनेक्शंस होते तो हम लोग हंसते, क्योंकि उस टाइम में हमें पता है कि एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए क्या कितने लाइन लगना पड़ता। अगर 25 साल पहले अगर कोई कहता कि घर बैठे बैठे आप इनकम टैक्स रिटर्न और रेलवे टिकटिंग फाइल करते, तो ये भी मैं खुद ही एक टैक्स प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहा था उस टाइम पे, मैं भी हंसता कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में फेसलेस असेसमेंट हो रहा है। आज की तारीख में अब घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, एक रेवोल्यूशन टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन सेक्टर में और गवर्नेंस ई गवर्नेंस में आया है, मोबाइल गवर्नेंस में आया है। तो ये मुमकिन है, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको रखना है। वर्क माइक्रो इकोनॉमिक, थिंक मैक्रो, ये एक सिद्धांत है दुनिया में। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं। तो जिस भी रोल में है, हो सकता है आप में से कुछ उभर के आएंगे जो बाकी लोगों के लिए जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अभी हमारी कहानी है, मुझे याद है मैं बेंगलुरु में काम करता था प्रोफेशनल के रूप में। बहुत सारे उस टाइम पे .com का बूम आ गया था 2000 में। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर 99% फेल हो गए, लेकिन 2-3 फर्म जो बच गए आज उनका नाम आप जानते हैं, सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट, रेडबस की कंपनियां, उनकी वैल्यूएशन $1 मिलियन वैल्यूएशन की कंपनियां उभर के आई। नंदन नीलेकनी जी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिन्होंने अभी आधार का प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने अभी दीक्षा एक स्टेप फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 100 स्टार्टअप इंडिया कर लेगा तो इंडिया गरीबी रेखा से कभी कब का ऊपर उभर के आ जाएगा। तो ये एक अवसर आपके सामने है और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इंडिया जो फाइनेंशियलाइजेशन कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो अवसरों के बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। तो थिंक मैक्रो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग एबिलिटी बने। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था, आजकल समय अभाव के कारण और ये हैबिट में थोड़ी कटौती हुई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से आपके प्रोफेसर भी इसमें आपको एनकरेज कर रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स के बारे में आपका रुझान है, उसमें बहुत सारे अच्छे किताबों को लेके पढ़िए, किताबों का अपने बेस्ट फ्रेंड बनाइए। विशेषकर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता है इनिशियली कि कहाँ है टॉपिक, लेकिन जितने थियरीज मैं भी इनिशियली साइंस का स्टूडेंट था, फिर मैंने माइग्रेट किया 12th के बाद, फाउंडेशन कोर्स किया और मैंने देखा। उदाहरण के रूप में एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था यूपी में। तो जब मैं इनिशियली गया था तो मैं फर्स्ट मिशन डायरेक्टर बना यहाँ पे, और मैं देख रहा था, फिर मैंने अध्ययन किया क्या हो रहा है। नॉर्मली कहते हैं इकोनॉमिक्स का और सैनिटेशन का टॉयलेट बनाने का क्या रिश्ता है, लेकिन जब हमने स्टडी किया तो एक परिवार करीब 50,000 रुपए खर्च कर रहा था एवरेज में हेल्थ केयर कॉस्ट में। उसमें 8 जानलेवा बीमारी सिर्फ इसलिए हो रही थी कि चाहे वो डायरिया हो या दस्त हो, ये सब हो रही थी क्योंकि ओपन डिफिकेशन हो रहा था। उसका मुख्य कारण ये था। 3.5 लाख बच्चे मर रहे थे यूपी में सिर्फ डायरिया की वजह से, जो डायरिया का मुख्य कारण ओपन डिफिकेशन है। जहाँ मक्खी उसमें बैठती है, वो बच्चों के खाने में बैठती है, पीने पानी में बैठती है और उनको वो प्रभावित करती है और उसकी वजह से हो जाता है। और एक बार बीमार पड़ गया तो बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है, जो भी इम्यूनिटी उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद डेथ होता है और हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती है। इतना गहरा रिश्ता है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में और हमारे डेली कंज्यूमर हैबिट्स, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक हाइजीन पॉलिसी। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब मैं जिलों में जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहा था, तभी भी मैंने देखा कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। जितना आप प्रतिदिन के कंजम्पशन में कर रहे हैं, आप जो डेली इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में करते हैं, इसमें बहुत सारे नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स बिल्ड करने वाले थियरीज बनी है कि बिहेवियर चेंज क्या है, पब्लिक बिहेवियर कैसे लीड करता है, पॉलिसी को कैसे लीड करता है, बिजनेस फर्म्स की डिसीजंस को, और कैसे मार्केट को ड्राइव करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस दृष्टिकोण को डेवलप करें और उसके लिए करें। मैं ये भी इनकरेज करूँगा कि आप रेगुलर अच्छे मैगजीन्स को पढ़ें, बहुत अच्छे लोगों की स्टोरीज़ को पढ़ें, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें। जैसे मुझे याद है कि जब मैं EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ता था, बहुत अच्छी किताबें, हालांकि बहुत लोग उसको बोरिंग मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जितनी गहराई में हम पढ़ते हैं तो उतना स्टोरीज उभर के आती है। कहीं कोई
जैसे कुछ कहानियाँ मुझे सुनने को मिली, आप उदाहरण देता हूँ मैं कोशिश करूँगा इसमें कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको दूँ ताकि आप इसमें इंस्पायर हो। आप सोचिए इंडिया की एक सक्सेस स्टोरीज देखिए कुछ। वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना है, जो हमारे मिल्क रेवोल्यूशन के पितामह हैं। ये आदमी जाते हैं यूरोप में अपनी डिग्री करके आते हैं। इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन इंपोर्ट करने लायक होता है, बहुत ही बुरी स्थिति होती है अर्ली 50s में। वो आता है गुजरात में, कुछ किसानों को एक दूसरे से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए बैठा देता है और इस तरह एक कारवां शुरू हो जाता है समूह बनाने का। आज की तारीख में वो अमूल 25,000 करोड़ की कंपनी है और बड़े बड़े MNCs, नेस्ले, इन सबको मात दे रही है। इंडिया में कोई उसको हरा नहीं पाता। ये किसानों का नेटवर्क और करीब 55 लाख से अधिक महिला किसानों को जो दुग्ध सेक्टर से जुड़े हैं उनको रोजगार मिलता है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाए हैं इस एक आदमी के विजन पे। आप देखिए सेवा संस्थाएं जो एला बैठी की हैं, तब हम लोगों को कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को अवसर मिलता है और उससे सीखने का मौका मिलता है। आप कहानियाँ देखिए, सेवा संस्थाएं शुरू होती है घर से, कुछ महिलाओं को जोड़ते हुए आज एक मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब आर्टिसंस को, रूरल आर्टिसंस को मार्केट से लिंक करता है और अवसर देता है। इस तरह की तमाम तरह के सक्सेस स्टोरीज मिल रही हैं। आजकल थोड़ा मीडिया के लाइमलाइट में IT सेक्टर और है, लेकिन हर गांव में कहानियां हैं। जैसे IIM अहमदाबाद ने एक रिपोजिटरी बनाया, 60,000 इनोवेटिव आइडियाज जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स ने जो बनाया है, उसके बारे में एक रिपोजिटरी आपको वेबसाइट पर मिलेगी। All this is also economics, it is related to it. There are a lot of material available on the web, so I would urge you to read this. Read all the material that is available on political science, on public administration, on things. अगर आप में से कुछ लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहेंगे तो आपके लिए तो ये बहुत ही अपरिहार्य है कि आप इन चीज़ों में साझा करें, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं जो आपको अपने सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एज देगा और जैसे इंटरव्यू में या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा हो जाएगा कि आप एक कॉर्पोरेट इंटरव्यू में भी अच्छा फेयर कर पाएंगे और आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा पाएंगे, विजन बढ़ा पाएंगे, सपनों को और बेटर साकार कर पाएंगे। और ये सब में मैं ज़रूर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपने जान लिया, लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर आपको आग्रह करूंगा तो इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में भी ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है, यंग वॉइसेस मैटर करते हैं। आप देख रहे होंगे द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक डिबेट भी है। अगर कहीं पे एजुकेशन में कम खर्चा हो रहा है, हेल्थ में कम खर्चा हो रहा है, तो सरकार को, हम सबको और विशेषज्ञों को, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में CSR का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, अगर यूनिवर्सिटी अपना लर्निंग लेवल्स नहीं मेंटेन करना पड़ते हैं, फैकल्टी स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ये सब का सुधार तभी हो पाएगा जब यंग पीपल लाइक यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टडी अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंड द फाइनल पॉइंट्स। डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। हमारे यहाँ हेडलाइंस चलता है, हेडलाइंस के अंदर कोई नहीं देखता, लेकिन आप जैसे लोग जब हेडलाइंस के अंदर की बातें, एडिटोरियल बातें करने लगेंगे, तो मेरा विश्वास है और मेरा दृढ़ संकल्प भी है कि ये अगर होगा तो हिंदुस्तान में पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करेगी, राजनीति, इकोनॉमिक पॉलिसी हम जैसे अधिकारियों को ड्राइव करेगी। अभी बहुत सारी हम लोग भी चैलेंज नहीं हैं, बहुत सारे पब्लिक गवर्नेंस एक्सपर्ट्स भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन नहीं मैटर करता। जिस भी सेक्टर में पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, अभी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म पिछले 30 साल से चल रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन ड्रिवन है, जहां आम राय बनी है, आम सहमति बनी है कि ये सही दिशा है हमारे देश को, हमारे गवर्नेंस सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं एनकरेज करूंगा आप लोगों को, मैं अनुरोध करूंगा कि ज़रूर आप कोशिश करें कि हमारे इकोनॉमी के विभिन्न एस्पेक्ट्स को, किसी भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इतनी ज़रूरत है उस सेक्टर में, इतने सारे चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में बहुत चिंता होती है, और उसके लिए आपको ओपिनियन मैटर करता है। कहीं पे कोने में भी काम कर रहे हैं, भले आप एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं हो, आप किसी और सेक्टर में हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, फिर भी आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपकी आवाज़ मैटर करती है। यही हमारे देश की ताकत है और हमारे प्रजातंत्र की ताकत है। इसलिए मैं एनकरेज करूंगा कि आप जैसे यंग लोग इसमें ज़रूर इंटरेस्ट लें और पैशनेटली सोचें, आपका व्यू पॉइंट मैटर करता है। लेकिन ये ज़रूर रखिएगा कि आप किसी भी विषय में कट्टरपंथ ना हो, ये ना हो कि आप एक आइडियोलॉजी के पक्ष में हैं और दूसरा आइडियोलॉजी सुनने के लिए भी नहीं है। इवन दो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका सहभागी, आपका मित्र अगर आपसे भिन्नता रखता है तो ये अच्छी बात है। कॉन्फ्लिक्ट इज गुड फॉर द सोसाइटी,
लेकिन आप उससे भिन्नता रख सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान नहीं खो सकते, उसके प्रति सम्मान नहीं खो सकते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये मत सोचे कि हमारी पॉलिसी अगर कोई मार्केट ओरिएंटेड पर्सन है उसके प्रति कर रहा है ज़रूर, और आप अगर सोशलिस्ट में अपना विश्वास रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों अल्टीमेटली आप दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही हो सकता है कि हम इंडिया में अच्छे ग्रोथ चाहें और इक्विटी के साथ ग्रोथ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये सारी जो बातें हैं, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो जिसमें फर्म्स के साथ आप डील कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण रख रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक्स और पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में आप अपना सोच रखते हो, अपना योगदान दे रहे हो, इन सब के बीच में एक अंडरलाइन थीम हमें रखना है कि हमें कभी अपने इंटीग्रिटी नहीं खोना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने जनपदों के अनुभव में मैं कह सकता हूँ कि जितना भी हम लोग ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स बनाएंगे, जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी को लाएंगे, ये सब में एक अंडरलाइन आवश्यकता है कि हम एक इंटीग्रिटी के साथ सोसाइटी बनाएं, जिस भी रोल में है, चाहे वो आप कल बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, बड़े सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के IAS IPS या कोई ऐसे ऑफिसर बने, स्टेट लेवल कार्डर के ऑफिसर बने हैं, या कोई बड़े यूनिवर्सिटी को चला रहे हो, हर एक जॉब में आपके पास 2 रास्ते होंगे जहाँ आप अपने उसूलों के लिए ना कह सकें, उस रास्ते को आपको अपनाना पड़ेगा। जब दूसरे रास्ता आपने अपना लिया और गलत दिशा में लिया तो पूरे संस्था को आप गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, अपने समाज को दूसरे गलत रास्ते में जाएंगे और अंत में अपने परिवार को भी गलत रास्ते में लेके। तो मेरा अनुरोध है, मैं भी ये कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को सिखाता हूँ, बहुत लोगों से प्रेरणा भी लेता हूँ, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, उन सबसे रेगुलरली रूबरू होता रहता हूँ ताकि हम भी ये सीखते रहें कि अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी एफिशिएंसी को बेटर करें, एक स्टूडेंट बन के हमेशा सीखने की चाहत रखें। और इसमें जो मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है इकोनॉमिक्स में, इसीलिए मैं साइंस से मुँह करके यहाँ पे आया, और फिर मुझे जब इकोनॉमिक्स जितना ज़्यादा पढ़ने का अवसर मिला, फिर मुझे मेरा एक MNC से मुझे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं लकी भी रहा कि मैं पब्लिक गवर्नेंस में और IAS में आने का मुझे अवसर मिला और यहाँ पे काम करने का मौका मिला। और इतना रेंज ऑफ इश्यूज, मैं अभी 7 जिलों में जिलाधिकारी रहा, मैं स्वच्छ भारत मिशन जैसे मिशन के काम में, कुंभ में काम किया, और अभी मैं एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा रेंज ऑफ इश्यूज मुझे काम करने का अवसर मिला, इतने लोगों से, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारे कल्चर्स को जानने को मौका मिला, बहुत सारे भाषाओं को। अभी यूपी में मैं पहले बागपत में रहा, फिर वाराणसी में, तब पहुंचा। हर 3 जिलों में डायलेक्ट बदलता है, अभी एक जिले में 2 ब्लॉकों के बीच में डायलेक्ट मिलता है। ऐसे लोगों के साथ मिलने वाला, किसानों से लेके उद्योगपतियों से लेके मिलने का अवसर मिला। और ये सबसे मैंने यही जाना कि जितना हम लोग जान पा रहे हैं उतना और साल बिताएंगे और समय बिताएंगे और लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, तो और जानना वहाँ बचा हुआ है, वांछित है हम लोग, और हमको करना पड़ेगा। इसी के साथ हमें निश्चित रूप से ये आपके साथ अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि जिस आदमी ने रिलेंटलेस परस्यूट करने का ठान ले लिया तो निश्चित रूप से सफलता उसके पास आएगी। और सबसे बड़ी पूंजी और तृप्ति वही रहेगी कि कॉन्स्टेंटली ग्रोथ मिलता रहे, अपने आप को तृप्ति, किसी और के लिए नहीं, अपने तृप्ति के लिए अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोथ होता रहेगा, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ होता रहेगा, नॉलेज वाइज ग्रोथ होता रहेगा, फिर कैरियर ग्रोथ इज ओनली अ मैटर ऑफ चांस, मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट्स ऑल। तो मेरा आप लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आई बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस टू यू। आई होप जो दिनेश जी ने और VC साहब ने मुझे आमंत्रित किया था और अपना अनुभव शेयर करने के लिए आपने जस्टिस टू दैट इन शेयरिंग माय थिंग। मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलना चाहता था, मैं बस आपको इनिशियल ट्रिगर्स के रूप में कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में छोड़ना चाहता हूँ, ताकि अगर कभी भी आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट हुआ तो मेरा नंबर दिनेश जी के पास है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके साथ अभी आगे भी रूबरू होने का मौका मिला। आई बी हैप्पी टू आंसर ऑल क्वेश्चंस इवन नाउ एंड इन फ्यूचर आल्सो, एंड टू बी ऑफ एनी हेल्प टू एनी ऑफ द यंग बॉयज एंड गर्ल्स देयर। एंड गो फॉर योर ड्रीम्स, थिंक बिग, डोंट थिंक स्मॉल, डोंट लिमिट योरसेल्फ। स्टीव जॉब्स कहते थे स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मैंने भी बहुत साल पहले उसको सुना था और अभी तक
वो मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है। अनलेस यू मूव यू विल नॉट नो व्हाट इज लॉकिंग यू अप, व्हाट आर द चेंज दैट आर होल्डिंग यू। तो मेरा अनुरोध है कि एक 3 से 6 महीने तक आप अपना सपनों को साझा करने के लिए और सपनों को देखने के लिए अपना मत स्थिर करिए, मन बनाइए, गहराई से चिंतन करिए। उसके बाद एक बार वो मंजिल आपने देख ली, सपना देख लिया, तो उसको हासिल करने के लिए पूरी ताकत पूरी जान लगा दीजिए और उसके बाद सफलता की कहानियां एक के बाद आपके हाथ में जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, ओवर टू यू। सर बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर नॉलेज मेरे जैसे विद्यार्थी को भी कुछ ना कुछ मिली और मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मेरे लिए भी बहुत रुचिकर विषय रहा है, लेकिन आपने कई ऐसे डेटा शेयर किए हैं जो मेरे लिए आँख खोलने वाला है। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे टीचर के रूप में कुछ सीखने और का मौका दिया। मेरे पास 2 हिस्सों में सवाल हैं। एक तो नौजवान ये पीयूष श्रीवास्तव हैं जो ये पूछ रहे हैं आपसे, वो सीधा सवाल का प्लीज सजेस्ट एनी कंटेंट प्रॉपर अबाउट इंडियन इकोनॉमी ओपिनियन। ये इम्पोर्टेंट सवाल है पीयूष श्रीवास्तव का, इन्हें आपको जवाब देना चाहिए। और मेरे पास कुछ सवाल मेल पर भी आए हैं, तो इनको पहले कोई किताब आप बता दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसमें डिपेंड करता है कि आप अगर एकेडमिक दृष्टिकोण से अगर आगे इकोनॉमिक कोर्स करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप करना चाहते हैं तो RS दत्ता और ये सब किताबें बहुत फेमस हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और लेकिन जनरल जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर आप EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन और कोई भी बिजनेस मैगजीन हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, ये रेगुलरली उसका पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज एन इवॉल्विंग टॉपिक। एक तो आप थियरी पढ़ेंगे और दूसरा जो प्रैक्टिकल इंडिया में हो रहा है जो ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए, उसके लिए रेगुलर मैगजीन्स को अपडेट लेता रहना पड़ेगा आपको। और इसके लिए जो थियरी में किताबें हैं जैसे RS दत्ता है और आपके बहुत सारे टेक्निक्स किताबें हैं, अभी मुझे भी बहुत साल हो गए हैं, हम लोग तो अभी जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन अभी ऑथर्स भी बदल गए हैं बहुत सारे। मेरे 20 साल पहले का एक मेरा बैकग्राउंड है, मैं 2002 में पास हुआ था CA, तो करीब 18 साल के पहले हुआ था। तो आई वोंट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर बुक, बट जनरली जो मैगजीन्स और ये हैं, जो EPW एक बहुत ही अच्छा है जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में और बहुत विस्तार में लिखा जाता है, बहुत अच्छे लोग उसमें लिखते हैं। इकोनॉमिक्स मैगजीन जो आपने देखा होगा वो इंडिया में कुछ सिलेक्टेड शॉप में मिलता है, वेबसाइट पे भी मिलता है, उसको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी है, उसको आप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वाइड एक दृष्टिकोण आपको मिलेगा। और ये कोई भी बिजनेस मैगजीन लेंगे तो जिसमें इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है, गवर्नेंस पॉलिसी में क्या हो रहा है, ये आपको बहुत जानकारी मिलेगी। जिसमें बिजनेस वर्ल्ड में उसको पढ़ता हूँ तो मैं उसमें काफ़ी नॉलेज मुझे उससे मिलती है और उसमें एक वर्ल्ड वाइड दृष्टिकोण मिलता है और मुझे अपने रोल में काम करने के लिए और पॉलिसी मेकिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक किताब 2 किताब इस समय नहीं, अगर हम समय के साथ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में आ जाती, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, सूचनाओं की दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। तो उसके साथ पीयूष मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विजय जी की तरह ही कि आप उन मैगजीन्स के साथ और जो डेली बेसिस पर पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में, जिसको हम लोग कहते हैं उनकी का विज्ञापन है, उस विज्ञापन के साथ ही दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसे हम पढ़ सकते हैं। अगला सवाल विजय सर आपके लिए ये है, जिनका नाम तो नहीं है साहब का, ये कह रहे हैं कि दो स्टूडेंट हु आर वीक इन मैथमेटिक्स बट वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC, हाउ विल दे कोप अप विद दिस फियर ऑफ मैथमेटिक्स? सवाल इम्पोर्टेंट है, आप ही इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिविल सर्विसेज मैंने ट्राई भी नहीं किया कभी। मैं आप ही से विनती करूंगा कि आप इसको जरूर बताएं इनको, ये कुछ मदद करें, मैथमेटिक्स का फियर कैसे गायब होगा। नहीं, देखिए ये बहुत सारे लोगों में ये जिज्ञासा है, लेकिन ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर आप पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे वर्तमान में जो सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो या सेंट्रल सर्विसेज हो, उसमें देखेंगे तो मैथमेटिक्स का उतना बड़ा रोल नहीं है। मेन इशू है, आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सुनेंगे, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड हो। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था, सिविल सर्विसेज में मुझे क्या आ जाता था कि 300 मिलना भी मुश्किल है, जबकि उस टाइम पे मैं जब बैंगलोर में परीक्षा ले रहा था सिर्फ 4 लोग अपेयर हुए। इन हाइंडसाइड मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग अपेयर हुए और मुझे 360 मार्क मिला, जबकि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होता तो आसानी से हम लोग कर पाए। तो एक ऑप्शनल आपको चुनना है, जो भी आपका ऑप्शनल होगा।
अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री सुन सकते हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट तो फिजिक्स सुन सकते हैं। तो उसमें तो आपकी मास्टरी होती है। सिविल सर्विसेज के लिए जो सिलेबस होता है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के सिलेबस से कम होता है। तो आपको उसमें बस अपने फाइनल पॉइंट्स जानना है और मेथोडिकली स्टडी करना है। अभी जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैसे मैंने कहा अभी मैगजीन्स पढ़ना, जनरल चीज़ों के बारे में रीडिंग हैबिट बना के रखना, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने एजुकेशनल फ्रेंड्स के साथ चर्चा करना और ओपन माइंड रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली द एग्जाम एंड द इंटरव्यू इज टेस्टिंग यू not for your depth of knowledge, not alone for your depth of knowledge. It will test your knowledge, of course, about our current affair, everything. It is not even testing your problem solving ability of having how much knowledge you have about theorems or practices. But what it is ultimately testing you is what is your approach towards life, what is your approach towards studies, what is your approach towards the subject. अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है, मान लीजिए अभी करंट अफेयर में कोई टॉपिक है, अभी कोविड महामारी को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में आपका अप्रोच क्या है, उस अप्रोच को आप एक आंसर शीट में वो देखना चाहते हैं कि क्या इस बंदे में वो बेसिक ग्राउंड बन गया है कि नहीं, बेसिक सोच बन गई कि नहीं, कि एक प्रॉब्लम को कैसे, अभी मुझे एक प्रॉब्लम दिया मैं एजुकेशन सेक्टर में लर्निंग लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो वर्तमान बेस क्या है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें क्या इंटरवेंशन किया जाए, फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट किया, इस तरह की सोच, इस तरह का मेथोडिकल अप्रोच मैं एक स्टूडेंट के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में डेवलप कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये वो देखना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में बिना एनालिसिस किए, बिना उसके गहराई में जाए, बिना डेटा ड्रिवन अप्रोच से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ घर में आप किचन में काम करते हैं तो भी मैथमेटिक्स है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो भी मैथमेटिक्स है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा वहाँ पे तेज तरार है, कौन सा बच्चे को हमें विशेष ध्यान देना है, कौन सा मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें करके आपको करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग हैज़ अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स, और उसको मैं कॉमन सेंस कहूँगा, मैं एक मैथमेटिक्स का इंडेप्थ नॉलेज नहीं करूँगा। और जो भी सिविल सर्विसेज के लिए मैथमेटिक्स है वो बहुत ही बेसिक है, मैं तो कहूँगा 12th स्टैंडर्ड लेवल का है। और 12th स्टैंडर्ड लेवल पे जो बेसिक मैथमेटिक्स को अपना कॉन्फिडेंट रहता है, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज या उसका सब्जेक्ट ना होना कोई बाधा नहीं बनेगा। उसके जो भी आपके पास भ्रांतियाँ हैं उसको तुरंत आप ध्वस्त कर लीजिए और उसको एक हिंड्रेंस ना हो। मेरे बैच में करीब 180 लोग हैं, उसमें करीब 40% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, करीब 15% लोग डॉक्टर्स हैं, और शेष सभी लोग नॉन मैथमेटिक्स और नॉन साइंस बैकग्राउंड। तो वो भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं फील्ड में, एकेडमी में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी फील्ड में ही। अल्टीमेटली योर पर्सनैलिटी, योर नॉलेज, योर कमिटमेंट, योर हार्ड वर्क matters, not what you have studied in your college में। रास्ते आपके लिए हमेशा हैं, एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। आनंद सिंह यादव साहब हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट अबाउट इन इंजीनियरिंग फील्ड, अबाउट स्कोप इन दिस फील्ड। मैं समझता हूँ ये आपके फील्ड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको लेना चाहिए हमें। अच्छा, अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर, अभी एक इकोनॉमिस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जॉब होगा चांसलर ऑफ यूके एक्सचेकर, या आरबीआई, हमारे इंडियन कंट्री में आरबीआई का गवर्नर का पोस्ट आज की तारीख में कौन है? शशिकांत दास जी हैं, जो एक आर्ट्स ग्रेजुएट। उसके पहले कौन थे? उर्जित पटेल जी थे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। सबसे ग्लैमरस नाम था, ये था रघुराम राजन जी, वो IIM के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, और उसके पश्चात उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। तो अभी आप बड़े बड़े CEOs को देखेंगे, अभी देखिए हिंदुस्तान लेलैंड जो हमारी वो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मोटर कंपनी है, उसके चेयरमैन फाइनेंस बैकग्राउंड का है, जबकि वो इंजीनियरिंग कंपनी है। तो कैरियर डजंट मैटर। अभी हम लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट पोस्ट है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, ये 55,000 करोड़ का बजट विभाग है, और हम अभी जो यहाँ पे चाहे वो मिनिस्टर हो या चाहे अपर मुख्य सचिव महोदया हो या मैं DG के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ, हम लोग सभी एक जर्नलिस्ट। तो डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आता है देन यू कैन मेक अ करियर। आप किसी भी फील्ड में देखिए, अभी
अभी फॉर एग्जांपल मीडिया का सबसे बड़ा नाम अभी प्रणॉय रॉय हैं, आप एनडीटीवी का जो उन्होंने किया था, उनका तीसरा करियर है, वो इकोनॉमिस्ट है और वो अभी मीडिया में सबसे बड़े एक नाम के रूप में उभर के आए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए। तो आप 3 नंबर ऑफ एग्जांपल देखते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है नहीं मैटर करता है, उस सेक्टर में कितना पैशन है, उस सेक्टर के प्रति आपको कितनी आप कितने मेहनत करने को तैयार हैं, उसमें कितने गहराई में जाके आप अपने आप को तैयार करने को तैयार हैं, अपने आप को उसके अंदर पूरी तरह समर्पित कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। इनफैक्ट आई वुड से आई वुड गो टू एन एक्सटेंट फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, इंजीनियर्स मेक बेटर इकोनॉमिस्ट rather than the other way around। इकोनॉमिक्स को इंजीनियरिंग में छोड़ देंगे तो सारे बिल्डिंग गिर जाएंगे, सारे पुल गिर जाएंगे, लेकिन इंजीनियर्स डेफिनेटली मेक, बिकॉज वो एनालिटिकल एबिलिटी होती है, डेटा एनालिसिस की एबिलिटी होती है, क्वेश्चनिंग की एबिलिटी होती है, और वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं मानता हूँ, मैंने अभी तक जितने भी लोगों ने अपने जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद, चाहे वो MBA किया हो या इकोनॉमिक्स का डिग्री किया हो, उनको सफलतापूर्वक पोस्ट में पाया है। आप जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें देखेंगे तो उनके CEO हमेशा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे और उन्होंने एक मास्टर्स डिग्री या तो मैनेजमेंट में या इंजीनियरिंग डिग्री में की हो। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही? हाँ, दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही थी क्या? हाँ, परफेक्ट। ठीक है, तो मैं आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। या मैं आनंद, आपके सवाल का जवाब विजय सर ने दे दिया है, उसमें मैं 30 सेकंड का समय लेके जोड़ूंगा, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक्स से मेरा भी पिछले लगभग 2 महीने से रोज वास्ता होता हूँ। मेरे साहबजादे बीटेक ग्रेजुएट हैं, फिर उन्होंने डेटा साइंस की बात इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने IIIT बेंगलोर से किया और इस समय IIM लखनऊ के नोएडा कैंपस से MBA परस्यू कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स से जब उनका पहले दिन सामना हुआ तो वो उन्होंने हमसे शेयर किया कि पापा हमारे सामने ये आया है और ये ऐसे करना है। फिर मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पहले से था, वो बच्चा हमारा जब अब क्लास में जा रहा है तो डिस्कस करके जा रहा है और पढ़ के जा रहा है और उसकी बहुत क्लियरिटी आ रही है। तो मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ कि इंजीनियरिंग प्लस कहीं से मास्टर्स, जैसा आपने कहा, वो बात मुझे साबित होती हुई अपने घर में दिख रही है। और वो निश्चित तौर पर आनंद, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा, सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं अगला सवाल विजय सर आपको, अरुण कुमार यादव साहब हैं, तो ये कर अभी मैं यही की सवाल ले पा रहा हूँ, मेल वाले सवाल अभी नहीं लिए हैं। अरुण कुमार यादव साहब कहते हैं कि आई एम ज्वाइनिंग जस्ट, कैन यू सजेस्ट प्लीज मी एनी गुड बुक फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम? मैं इसमें बहुत सारी किताबों का नाम मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो जनरल किताबें हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो उस ऑप्शनल के लिए उस ऑप्शनल के सिलेबस के अनुसार ही करना है। क्योंकि मैंने जब सिविल सर्विस किया था उसके बाद 2 बार सिलेबस बदल चुके हैं, तो मैं इकोनॉमिक्स की किताब बता सकता हूँ, लेकिन आपको कोई और ऑप्शनल है तो ज़रूर उसके लिए बहुत सारी किताबें मैं अलग से भी उसमें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मेरे बैचमेट्स लगभग सभी लोग हैं जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अलग अलग रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, ये सब में अलग अलग किताबें हो सकती हैं। और जनरल नॉलेज के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अभी मैं अप टू डेट नहीं हूँ, क्योंकि 12 साल पहले था, तो मैं अभी अप टू डेट नहीं हूँ कि लेटेस्ट किताबें क्या है, तो आई कैन गेट बैक टू ऑन दैट। बट ये सब जनरल नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को पता ही है, जो रिसेंटली पास हुए, मैं उनको भी आपको लिंक करके दे सकता हूँ, ताकि उनको एग्जाम में बुक्स कौन से हैं वो आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं अगर 12 साल पहले का किताब बताऊंगा तो वो आपके अच्छा रेफरेंस बुक नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन रीडिंग सम स्पेसिफिक बुक, यू हैव टू बी अब्रेस्ट विथ ऑल दैट इज हैपनिंग। यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग everything that you hear and read in the newspapers, which you see in television commentaries, which you see as common topics in the world. अभी अगर ये भी पता चल रहा है कि ब्राज़ील में कोविड महामारी के क्या स्ट्रेटेजी रही है, ये भी अगर सिविल सर्विस पास करना है तो उस हद तक, उस गहराई तक आपको नॉलेज और सीखने की चाहत और भूख होनी चाहिए। उस लेवल तक जाने के बाद ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। दिनेश जी, हाँ, आवाज आ रही? I thought I answered that question. Yeah. अच्छा, हाँ, एक कुशाग्र मोहन साहब हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि पब्लिक ओपिनियन इज एन इम्पोर्टेंट इशू। इसका जवाब आपने दिया, पब्लिक ओपिनियन की आपने बात करी थी, वही बात हम पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू, क्योंकि अल्टीमेटली
चाहे वो इकोनॉमिक थियरी हो या बिजनेस फंडामेंटल्स हो या गवर्नेंस पॉलिसी हो या यूनिवर्सिटी का आगे की दिशा हो, हर चीज़ एजुकेशन में हो, हर चीज़ डिपेंड करता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी नीति देखिए, इंडिया में पहले 1950 के बाद अंधाधुन फॉरेस्ट माफिया और ये सब लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया। कुछ अज्ञान लोग बहुगुणा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अनपढ़, जिनको लोग कहते हैं पहाड़ी लोग, उन लोगों ने पेड़ों को आलिंगन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए सबसे पावरफुल कानून, अगर मैं भी जिलाधिकारी के रूप में रहता था, कोई पेड़ नहीं काट सकता बिना परमिशन के। उसमें बहुत पावरफुल एनवायरनमेंट कानून है और ये कर सकते हैं, और उसमें बहुत सख्त कानून है। ये बना पब्लिक ओपिनियन की वजह से। जब पब्लिक ओपिनियन बना सैनिटेशन के प्रति, तो स्वच्छ भारत मिशन जैसा बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बना, और देखिए बहुत सारे उसके हेल्थ इफेक्ट्स, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आ रही। जब इतना बड़ा मूवमेंट बना, RTI एक्ट के प्रति, लोकपाल के प्रति इतना बड़ा ओपिनियन बना, पब्लिक ओपिनियन की वजह से गवर्नेंस बना। जैसे मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन बहुत ही वाइब्रेंट सेक्टर है, बहुत ही मुझे रोज़ मज़ा आ रहा है। मुझे 1 साल हो गया अभी इस सेक्टर में, बहुत ही, और इकोनॉमिक्स और इसमें बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है एजुकेशन और इकोनॉमिक्स से। तो मुझे हर रोज़ कुछ नए सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे हमारे पार्टनर्स काम करते हैं, विशेषज्ञ यहाँ काम करते हैं, डाइवर्स रोल एंड टीचर से इंटरेक्ट करता हूँ, अभिभावकों से इंटरेक्ट करता हूँ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन से इंटरेक्ट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सबके ओपिनियन के आधार पर मैं अपना मत स्थिर करता हूँ, फिर हमारी टीम मत स्थिर करती है, शासन में मत स्थिर होती है, वरिष्ठ स्तर पे मत स्थिर होता है। उसके बाद नई नीतियाँ बनती है, नई पॉलिसीज बनती है। मीडिया के बंधुओं से हम लोग रूबरू होते हैं, उनसे समझ लेते हैं फील्ड का क्या चल रहा है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं, चाहे वो इतिहास में हो या वर्तमान परिस्थिति में भी हो, रोज अभी पेपर में निकला था कि बहुत बार सरकारी नीतियां बदलती रहती हैं। कोविड के दौरान इतने सारे हुआ। मैं तो इसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जैसे जैसे निर्देश जारी होते हैं, फील्ड से कोई फीडबैक आता है, तुरंत सरकार अपनी रणनीति बदलती है, अडॉप्ट करती है और उसके अनुसार कार्य कर रही है। तो पब्लिक ओपिनियन के साथ रहना, मैं मानता हूँ कि जो अधिकारी हो, जो जनप्रतिनिधि हो, जो मीडिया के बंधु हो, जो भी प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेसमैन भी हो, वो अपने पब्लिक के साथ रिश्ता काट देता है, दूर रह जाता है, सुनना बंद कर देता है। उसके बाद उसको ग्रोथ खत्म हो जाती है और उसके बाद उसके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और उसका डिसेलरेशन या उसका डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है। मेरा ये अनुभव भी है। और जब भी मैं जिलाधिकारी रूप में काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। जिस दिन बहुत सारे लोगों से मिलने और किसी की समस्या दूर करनी, उस दिन अजीब सी तृप्ति होती है, अच्छी नींद भी आ जाती है, खाना भी हजम हो जाता था। तो मैं मानता हूँ पब्लिक ओपिनियन इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट इशू, इट्स अ ग्रेट फोर्स अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था, बहुत ही महान स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि उनको पूछा गया कि सबसे पावरफुल ताकत क्या है दुनिया में। उन्होंने बोला कि आज और आगे हजारों साल तक सबसे बड़ी ताकत यही रहेगी कि सबसे अंतिम आदमी दुनिया हमारे देश का कोने में एक बूथ में जाएगा हर 5 साल में और अपने टप्पा लगाएगा किसी एक पार्टी के पक्ष में, एक व्यक्ति के पक्ष में। सबसे बड़ी ताकत वही है। और आज हमारे प्रजातंत्र में जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, उसके बावजूद ये एक सबसे बड़ी ताकत है। बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर करती है ये पब्लिक ओपिनियन की ताकत। तो इसको हमें विश्वास करना चाहिए और इसको बढ़ावा देने के लिए हर एक व्यक्ति जितने भी जिस भी रोल में है उसको अपना योगदान देना चाहिए। ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ सवाल जो मेरे पास मेल पर हैं उसमें कुछ चुनिंदा चीज़ें निकाली हैं। एक तो कुछ लोग कुंभ के तजुर्बे को देख रहे हैं कि कुंभ आपका इतना सफलतापूर्वक निश्चित तौर पर उसकी ड्राइविंग सीट पर आप बैठे थे, तो उस ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बहुत सारे अच्छे अनुभव उनको, कुंभ हमारा सफल रहा और उसकी निश्चित तौर पर ड्राइवर के रूप में आप पे जाती है, बाकी जितने हमारे सुपरवाइजर्स हैं उन पे जाती है। लेकिन जब हम ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है। वो तजुर्बा 2 बच्चों ने मेल पर लिखा है कि वो हम सर से जानना चाहते हैं कि उनका तजुर्बा, कुछ अच्छे अनुभव जो उनको प्रशासनिक तौर पर मैनेजमेंट में जिन टिप्स ने मदद की जिसे वो लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट कर सकें, तो किस तरह के लाइफ किस्से की बात ये कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा अवसर और सबसे
ज़्यादा मज़ा आने वाला कार्यकाल ये कुंभ मेला का मेला अधिकारी के रूप में जो मेरी पोस्टिंग थी वही था। जब मैं पोस्ट हुआ था तो वहाँ पे मैं ज्वाइन करना था, मुझे मास गैदरिंग इवेंट्स या कुंभ मेला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जो हम लोग आप जितना जानकारी अभी रखते हैं, टीवी में देखे हैं, पेपर में पढ़े, उतना ही जानकारी थी। और उसके बाद क्योंकि शासन की प्राथमिकता वाला इवेंट था और दुनिया का सबसे बड़ा मास गैदरिंग इवेंट है, 240 मिलियन यानी 24 करोड़ लोग कुंभ मेले में आए थे। और सेकेंड हाईएस्ट जो होता है वो हज होता है, जिसमें करीब 50 लाख से 1 करोड़ लोग आते हैं करीब लंबे पीरियड में। तो हमारे 49 दिन में इतने बड़ा इवेंट होता है, तो हमारे सभी गवर्नेंस सिस्टम का, हमारे ब्यूरोक्रेसी के और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के प्रेस्टीज दाव पे था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी था। तो एक सबसे बड़ा याद है मुझे कि हमने एक अच्छी टीम बनाई। हम लोगों ने 24 विभागों ने मिलकर काम किया। मेला प्राधिकरण जो नया मेला प्राधिकरण गठित हुआ और हमने अच्छे लोगों की टीम वहाँ बनाई। उसमें बहुत अच्छा मिश्रण था, कुछ अनुभवी लोग जो रिटायर्ड लोग थे जिन्होंने पहले कुंभ देखा था, और कुछ यंग प्रोफेशनल्स भी थे जिनको हमने विभिन्न यूनिवर्सिटी से आबद्ध किया। तो हमारी टीम एक पूरी तरह फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन थी। 24 घंटे दरवाजे खुले थे, रात को 12 बजे 1 बजे बैठ के हंस के काम कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। ये परिवार को 6-8 महीने से देखा नहीं है ठीक से। हम लोग अपनी ही दुनिया में हैं, साधु संतों से रोज मुलाकात हो रही है, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आ रही है, इस तरह के अनुभव हैं। और लेकिन साथ में मिलकर एक दूसरे का 3 बजे रात को घर जाते थे, लेकिन कोई हमारी टीम के सदस्य रोते हुए नहीं जाता था, मजा लेके काम करता था। शायद इसलिए परिणाम आए। 683 परियोजनाएं कुंभ में संचालित की गई सफलतापूर्वक, समयबद्ध। नॉर्मली गवर्नमेंट में ये होता है कि हर परियोजना विलंब होता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता है, टाइम एस्केलेशन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि कुंभ 14 जनवरी को शुरू होना है। सभी कच्चे और पक्के काम, जो परमानेंट काम थे और टेम्पररी काम थे। अभी आप लोगों में से कोई तो प्रयागराज गए होंगे, आपने नए चौराहे, नए रोड्स, वाइडन रोड्स, ट्रैफिक सिस्टम सब देखा होगा। पक्के काम थे और कुछ कच्चे काम थे। तो इस तरह 683 परियोजना 31 दिसंबर तक पूर्ण हो गए थे। ये सबसे बड़ी तृप्ति हमारी थी। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, उसके लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन क्वालिटी युक्त हुआ। आपने देखा होगा इतनी 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे तैनात थी, उनकी निगरानियाँ थी। बड़े बड़े विशेषज्ञ, विशेषज्ञ लोग भी आए थे। IIM बैंगलोर के लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है। सभी लोगों की आलोचना होने के बावजूद सबकी सराहना हुई। वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के टीम ने एक संकल्प लिया था कि हम लीकेजेस होने नहीं देंगे, पारदर्शिता से समझौता नहीं होने देंगे, क्वालिटी से समझौता होने नहीं देंगे। और शासन ने हमें पूरी ऑटोनॉमी देके हम पे अधिकृत करते हुए हमें अवसर दिया अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए। ये उसकी एक मुख्य कारण था। टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक मुख्य कारण था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने वो जो गठरी लेके आ रहा है, जो पिलग्रिम है, हमारा श्रद्धालु है, उसके एक्सपीरियंस को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। तो हम लोगों ने पिलग्रिम एक्सपीरियंस की मैपिंग की कि जब वो निकलता है अपने घर से, वहाँ से लेके जो हमारे पार्किंग लॉट पे आएगा, पार्किंग लॉट से रास्ते में चल के आएगा, बस गाड़ी खड़ा करेगा, वहाँ से लेके स्नान करेगा, आश्रमों में जाएगा, भंडारा करेगा, खरीदेगा, दूध खरीद, सारी चीज़ की मैपिंग की। हर एक पिलग्रिम की सुविधा के लिए हमने व्यवस्था की, अच्छे वेंडर्स को बुलाया, आमंत्रित किया। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट और में 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसको एक छोटी सी टीम ने वहाँ इम्प्लीमेंट किया। और मैं क्रेडिट दूंगा अपने टीम को, शासन को, जिन्होंने हमें पूरी तरह पैक किया और हमको अवसर दिया। एक अच्छा अनुभव था। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो हर एक प्रोजेक्ट के लिए सीखने की बातें थी हमारे लिए, कि किस तरह टाइम बाउंड मॉनिटरिंग और अच्छे टीम बनाने से एक अच्छे परिणाम और अच्छे रिजल्ट एक प्रोजेक्ट में मिल सकता है। टाइमली इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्वालिटी युक्त इम्प्लीमेंट हो सकता है। 450 करोड़ की बचत हुई है कुंभ में, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट और निष्ठा के साथ अधिकारियों ने काम किया। नॉर्मली पुलिस की बहुत बुराई होती है नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में, लेकिन कुंभ के में पुलिस की सराहना हुई। जो भी श्रद्धालु उन्होंने पुलिस को तारीफ करके दुआ देके वो लोग गए, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में सबको कहीं लाठी का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ विजिल और बेटन का इस्तेमाल, विजिल और कैप्स का इस्तेमाल हुआ पुलिस का। और बिना कोई घटना के 24 करोड़ लोग आके, मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन करीब 4 से 5 करोड़ लोग 3 दिनों में आते हैं। पाँव रखने की जगह नहीं होती है। मैं वॉच टावर पे खड़ा था कप्तान साहब के साथ। हमारे सबसे बड़े रोड थी संगम रोड,
जिसमें 10 किलोमीटर तक सिर्फ सरीसर दिख रहे थे। वो कुंभ में कहा जाता है कि आप दाना ऊपर फेंकेंगे वो ज़मीन पे नहीं गिरेगा, लोगों पे ही रहेगा। इतने लोगों की भीड़ वहाँ थी, मैं वो दृश्य मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतना ज़्यादा संवेदनशील होने के बावजूद, बिना कोई घटना के, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के सफलतापूर्वक हो गया। वो टीम भावना को श्रेय जाता है, हार्ड वर्क और सिंसियरिटी को जाता है, और पब्लिक गवर्नेंस में एक हमारे लिए, मेरे लिए भी सीख थी और पूरे शायद सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सीख है कि अगर सही इंग्रेडिएंट दे दिया तो सही आपको परिणाम भी मिलेगा और सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके बारे में विभिन्न किताबें लिखी गई हैं और पब्लिश भी हुई हैं। IIM बैंगलोर भी एक किताब लिख रहा है, अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी एक किताब लिख रहा है, वो भी जल्दी से पब्लिश हो जाएगा। तो मैं मुझे उम्मीद हूँ उस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोग, हम अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट भी निकालते हैं जिसमें पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कोई इंटरेस्ट है तो ज़रूर उसको आप लोग ले सकते हैं, उपलब्ध हैं, उसमें स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर शेयर करूँगा, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर ये 4-5 मुख्य चीज़ें हम लोग करें, चाहे पब्लिक प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। सर सिर्फ 2 सवाल और लेंगे क्योंकि समय पूरा हो गया है। एक सवाल है क्योंकि कोविड से जुड़ा हुआ सवाल है और आप जैसा विद्वान व्यक्ति इस पर ज़्यादा बेहतर प्रकाश डाल सकता है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोविड एरा ऑन इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में सही, दुनिया की बात हम नहीं करें, इंडिया के बारे में ये अगर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ये इनको जवाब मिल जाएगा। और फिर एक सवाल और लेंगे मेल का और हम लोग फिर कार्यक्रम को ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे। आपकी अनुमति से। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सारे मन में जिज्ञासा है, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है कि क्या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कोई जो इतना बड़ा डिसरप्शन हुआ है उसका क्या परिणाम होगा। और विशेष एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं इस सेक्टर में जुड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें जिज्ञासा है, पेरेंट्स के दिमाग में, एक्सपर्ट्स के दिमाग में और टीचर्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, जो अनुभव कर पाया हूँ, उसके बारे में बता पाऊँगा। इंडियन इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में इसके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी हैं और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ये हैं कि आप देखेंगे कि पूरे दुनिया ने सप्लाई चेन सिस्टम को चाइना से शिफ्ट करने के लिए एक मन बना लिया और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आप पूरे इंडिया में देख रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज ने, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज ने ये ऐलान किया है कि वी आर माइग्रेटिंग टू आइदर इंडिया, फिलीपींस, ईस्टर्न यूरोप एंड सो ऑन। दे अनाउंसमेंट कर दिया है एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि मेनी अदर कंपनीज आर गोइंग टू डू इट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री फॉर देयर सप्लाई चेन सिस्टम। तो ये हमारे लिए अवसर है, अगर हमने सही रूप से नीतियाँ बना दी, सही रूप से इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, सही बिजनेस पिच किया तो मेरा मानना है कि हमारे लिए ये अवसर बन सकता है। जो अभी तक हमारा सपना था कि 25% मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर होना चाहिए पूरे इकोनॉमी का, जीडीपी का, जो हम लोग बहुत सालों से 16% के उससे कम होते जा रहा है, ये गैप हम पूरा कर पाए। क्योंकि इतिहास में कोई कंट्री नहीं है जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपना अनुभव नहीं है और वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत कंट्री बना हो। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर हमारा है। और दूसरा अवसर ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में, ये कहावत कही जाती है कि जब भी क्राइसिस होता है तभी रिफॉर्म्स होते हैं, जो आपने 91 में देखा और उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। ये रिफॉर्म्स का सिलसिला भी जारी भी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये तो तय है कि अभी आगे से गवर्नमेंट विल मूव आउट ऑफ द बिजनेस एरा, जो लिमिटेड गवर्नमेंट के सिद्धांत हैं, और अनेक पब्लिक सेक्टर को हम लेस रोल दे के प्राइवेट सेक्टर को उभरने के लिए अवसर देंगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा और अगर इसमें हमने सही मूव प्ले किए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। मेरा ये मानना है कि जो कोर सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ, उसमें गवर्नमेंट को, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों में फोकस करके अन्य चीज़ों में नहीं करना चाहिए, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में अभी कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि 14% तक हमारा जीडीपी अगले साल में कम होगा, जो मैंने भी सपने में भी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन काल में ही, कि जो क्योंकि हम लोग इन सेक्टर्स को, इस फिगर्स को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी करते हैं और समझते भी हैं कि कोई सेक्टर्स का फीडबैक हम लोग प्राप्त करते रहते हैं कि 14% से कम ये क्वार्टर में हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम होगा और पूरे साल में 4 से 5% का जो एस्टिमेट है बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत सारे लोगों का जॉब्स और पर्टिकुलर इन्फॉर्मल सेक्टर में ये रहेगा। लेकिन जो सारे विशेषज्ञों का जो राय है पूरे दुनिया में कि 1 या 2 साल के भीतर
वी विल हैव द रेसिलेंस टू बाउंस बैक। हमने पास्ट क्राइसिस में भी देखा है, चाहे कोई भी क्राइसिस हो, चाहे वॉर टाइम में हो या चाहे वो एक्सट्रीम इन्फ्लेशन क्राइटेरिया हो, ऑयल प्राइसेस राइज होने का हो, निश्चित रूप से इंडियन इकोनॉमी इज रेसिलिएंट, इंडियन पब्लिक आर रेसिलिएंट, इंडियन फर्म्स आर रेसिलिएंट। सबसे अच्छी बात उम्मीद मेरी ये है कि आप कोई भी सेक्टर में, बैंगलोर को बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए सेल्स फाइनेंस रोल में था, बहुत सिटीज़ में ट्रैवल भी कर चुका हूँ। जो उभर के आ रहे हैं स्टार्टअप्स, जो उभर के आ रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स, सबसे ज़्यादा उम्मीद वही दिख रही है कि हर सेक्टर में आप देखिएगा कि बड़े बड़े फर्म्स, फ्लिपकार्ट इज चैलेंजिंग अमेजन, उबर और ओला की कंपटीशन चल रहा है। पेमेंट्स बिजनेस में, बैंक्स में, हालांकि हमको तो ज़्यादा बैंक्स होने चाहिए, लेकिन जो नए नए बैंक्स उभर के आ रहे हैं वो लोग भी अभी अपना बेस बना रहे हैं। हालांकि फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन उभर के आएंगे। हर सेक्टर में जो नए एंटरप्रेन्योर उभर के आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट उनको बैक कर पाएगा। नई नई नीतियाँ बनी हैं, जैसे कल फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल रेंटल कॉम्प्लेक्सेस का नीति बनी है भारत सरकार में, जो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर का पॉजिटिव स्पाइरल इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है और डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। और हाउसिंग सेक्टर, मैं सिंगापुर गया था, मैं हांगकॉन्ग गया था, वहाँ मैंने देखा कि उस इकोनॉमी में सबसे बड़ा ग्रोथ का कंट्रीब्यूटर हाउसिंग सेक्टर इकोनॉमी और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर रहा है। तो ये सब नीतियाँ धरातल पे काम करना शुरू करेंगी, उनका परिणाम देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से इंडिया का भविष्य उज्जवल है, और उसका मतलब ये है कि आप जैसे हर एक आदमी का भविष्य उज्जवल है, बस आपको सही कदम उठाने, सही रास्ते में जाना है। शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के लिए ग्लूमी पिक्चर दिखेगा, लेकिन फंडामेंटल्स आर सो स्ट्रॉन्ग, एवरी एक्सपर्ट इज बैंकिंग ऑन दैट। आप PMI इंडेक्स देख लीजिए, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स देख लीजिए, बिजनेस देख लीजिए, सभी में पॉजिटिव एस्पेक्ट हो रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े CEOs के भी पूछेंगे कि आपका इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया के बारे में क्या है, इक्का दुक्का छोड़ के सभी लोग कहेंगे कि पॉजिटिव है। अगर इंडियन गवर्नेंस सिस्टम ने डिलीवर कर लिया, हम जैसे ब्यूरोक्रेट ने डिलीवर कर लिया, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में डिलीवर कर दिया, और एंटरप्रेन्योर्स ने डिलीवर कर दिया, निश्चित रूप से इंडियन इकोनॉमी विल बी अ मिरेकल। और ये सब हम हासिल तब कर पाएंगे जब हम प्रजातंत्र, हमने किसी के अधिकारों का अवहेलना, उल्लंघन नहीं की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। जबकि जब तक एजुकेशन सिस्टम की बात करें, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि अचानक स्कूल बंद हो गए, टीचर्स से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कैसे चलेगा काम। लेकिन ये तो एक अवसर के रूप में उभर के आया है। हालांकि हम डिजिटल लर्निंग पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इस क्राइसिस के पहले जो हमारा दीक्षा पोर्टल है, जिसमें सारा एजुकेशन कंटेंट हमने डाला है, उसमें हर दिन करीब 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं हो पाते थे। आज की तारीख में हम लोग 2 लाख डाउनलोड्स कर रहे हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो अभी कोई भी चैप्टर के बारे में, कोई भी दुनिया के टॉपिक के बारे में ऑनलाइन वीडियो देख सकता है, सीख सकता है, बेस्ट वीडियो वहाँ डाल सकते हैं, कंटेंट और डाल सकते हैं। इट्स अ फ्लैट वर्ल्ड कि आप जो भी कंटेंट दुनिया भर का चाहते हैं, आप उडेमी वेबसाइट देख लीजिए, आप बाइजू देख लीजिए। आजकल हालांकि वो कमर्शियल है, लेकिन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सिंग का पोर्टल बनाया दीक्षा में। कक्षा 12 तक जो भी वीडियो देखना चाहते हैं अभी देख सकते हैं। इसी तरह की स्वयं प्रभा और अन्य संस्थाएं, अन्य चीज़ें आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। ये एक बहुत अच्छा अवसर बन के उभर के आएगा डिजिटल और लर्निंग के लिए। साथ ही इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, दूरदर्शन, रेडियो और अन्य माध्यम से यूज़ कर रही है। डिजिटल लर्निंग मॉडल में एक्सेलरेशन मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आएंगे, इट विल नेवर बी द सेम अगेन। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस होगा, कंटेंट जनरेशन पे ज़्यादा होगा, ये अच्छी बात है। जो लेथार्जी थी सिस्टम में, जो एक स्टेटस को सिस्टम आ गया था, जो मैं और दिनेश जी जानते हैं कि हम दूसरे गा रहे हैं एक दूसरे के कि हम ये स्टेटस को बनने में हम लोग भी अपना भूल गए। ये चीज़ें बस हो जाएंगी, और कंज्यूमर जो आप हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा हैं, वो ज़्यादा अधिकृत हो जाएंगे, वो डिमांडिंग हो जाएंगे। चाहे वो असेसमेंट की बात हो, सर्टिफिकेशन की बात हो, या कंटेंट जनरेशन की बात हो, ज़्यादा डिमांड होगी। ये अच्छी बात है। इस तरह का डिसरप्शन हालांकि अप्रत्याशित था, ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन ये हो गया है, और इसको हम अवसर मानते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में जब नई नीति आएगी, नई पॉलिसी पास होगी, तो निश्चित रूप से उसके दृष्टिकोण और जो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, चाहे बुनियादी शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, दोनों तरफ से बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
और उस बदलाव से बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे और उसमें अल्टीमेट फायदा सोसाइटी का और आप जैसे छात्र छात्राओं का होगा। ये मेरी प्रार्थना भी है और अपेक्षा भी होगी। शुक्रिया सर। एक अंतिम सवाल है, सवाल और भी आ गए हैं लेकिन अब हम सब नहीं लेंगे। फोरम पर जो लोग भी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि बाकी सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा। एक अंतिम सवाल और लेके मैं इस सभा को समाप्त करूंगा को दूसरे असाइनमेंट पर जाना है और वो सवाल है तमाम व्यस्तताओं में परिवार और सरकारी दफ्तर के बीच में आप एक गैंग ऑफिसर के रूप में तालमेल कैसे बढ़ाते हैं? ये एक बेटी का सवाल है, इसलिए इसको हमने लेना मुनासिब समझा। नहीं, ये सवाल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और दिल से जुड़ा हुआ है। ये तो मैं अनुभव कर सकता हूँ। मैं अभी करीब 12 साल से मैरिड हूँ। मेरे वाइफ जो है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, क्लासमेट भी है। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाएँ, कुछ नहीं, अल्टीमेटली फैमिली इज़ व्हाट मैटर्स। क्योंकि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, आपका सबसे बड़ा इनर सोलेस फैमिली। तो मेरा अनुरोध है, भले ही किसी भी पद पे आप चले जाएं, जो राधा कृष्णन जी ने कहा था, डोंट लूज द फुटहोल्ड ऑन अर्थ बाय स्वीपिंग द स्काईज। कितना भी बड़े पद पे आप चले जाएं, कितना भी आप अचीवमेंट्स पे कर लें, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंडेड रहने के लिए अपने फैमिली के साथ ज़रूर समय बिताएं। वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। हालांकि कहना आसान है लेकिन मुश्किल होता है मेंटेन करना। उसके लिए बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। इंदिरा नूई जो पेप्सिको के चेयरमैन हैं, उनको पूछा गया कि आप अपनी बेटी के साथ अन्याय कर चुके हैं, आपने तो इतना काम किया, वो रोल लिए इतने बड़े सीनियर, वो मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, लेकिन रो दिए। लेकिन उसने भी अपना कोपिंग मैकेनिज्म बनाया अपनी बच्ची के साथ रिश्ता बनाने के लिए। इतना अच्छा रिश्ता है उन दोनों के बीच में, दोस्तों का देखने को और सीखने का है। कोपिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। भले ही कोई भी आप देखो, आपको एजुकेशन के कारण या प्रोफेशनलिज्म के कारण कहीं और दूर जाना पड़ेगा, हम सबको दूर रहना पड़ेगा। उसके बावजूद आपको उसके लिए क्या रिश्ता, कैसे रिश्ता मेंटेन करेंगे, वो ना आप पे आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखना पड़ेगा और फैमिली में ईगो ये सब बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखता है। जितना ये भी ऐसा ही है, जितना आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको परिणाम मिलेंगे। फैमिली में भी टाइम से लेके आप एनर्जी एफर्ट जितना इन्वेस्ट करेंगे, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, उतने परिणाम मिलेंगे। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी ज़्यादा। अरे सुन रहा हूँ बाबा, मैं अगर पूरा आप अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ, माता के साथ दिन में आधा घंटा ही बिता हुआ है, लेकिन उस आधे घंटे में आपने इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस उनको दे दिया, अपनी तरफ से सारा चीज़ निचावर कर दिया उनके ऊपर, तो वो परिणाम जो मिलता है, वो तृप्ति जो मिलती है, उसके पश्चात जो भी चुनौती दुनिया आपके सामने थ्रो करेगी वो मायने लगता है। क्योंकि आपको पता है घर जाने के बाद कोई ना कोई वहाँ इंतजार कर रहा है, उसकी मुस्कुराहट आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। सफलता की जो सफलता से जो गुदगुदियाँ होती हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरा आपसे अनुरोध भी है कि इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें और अपना जो भी स्पिरिचुअल एंगल है या जो भी फैमिली एंगल है उसको कभी ना गंवाएं, अपने आप को कभी गंवाने का ना करें। सॉरी, मैं इसको इस क्लास में लेक्चर मोड में चला गया, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल से आवाज़ निकलती है। बहुत शुक्रिया सर। मैं समझता हूँ कि ये सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा और जिन लोगों के सवाल हम नहीं दे पाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेल वाले सवाल कुछ हैं तो उसको मैं बाद में आपको किसी न किसी रूप में विवेजी से समय लेके ये सवाल मैं आपके सामने अब तक पहुँचाऊँगा सर के, क्योंकि आप मेल पर इसलिए हमारे सामने कोई इशू नहीं है। प्लीज़ आप भेज दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी उन सवालों का जवाब देने की। तो मैं बिल्कुल आपके सामने बैठ के इसको मैं मेल पर इसको उनको कर दूँगा। बाकी कोई सवाल यहाँ आने वाला कोई हमने छोड़ा नहीं है, तो मैं निजी तौर पर आपने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, विश्वविद्यालय की तरफ से भी मैं आपका आभार जताऊँगा। और आप सभी जो लोग सुन रहे हैं, विवेक को जिन लोगों ने सुना है, जिनके जीवन में अगर मामूली रोशनी भी आएगी तो हम दोनों को बहुत खुशी होगी, विश्वविद्यालय को बहुत खुशी होगी। हम सबके लिए निश्चित तौर पर एक कठिन समय है, लेकिन हम इससे जीतेंगे, कतई नहीं निराश होंगे, हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ही विवेक जी सोचते हैं और ऐसा ही हमें सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े। फिर हम किसी नई हस्ती के साथ अगले हफ्ते प्रयास करेंगे कि आपके साथ जुड़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपना मनोबल ऊंचा रखें और अपने साथियों का भी मनोबल ऊंचा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।